नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस मंजिल सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखने वाले हैं। तो जेई या नीट या बोर्ड 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अब कंपटीशन के लिए रिएक्शन याद करना पड़ता है, एग्जाम्पल कौन किसका होगा, साथ ही साथ इक्वेशन याद करना पड़ता है और बोर्ड के लिए डेरिवेशन याद करना पड़ता है। 5 नंबर के सवाल में पूछे जाते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन को लिखिए, चाहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन को लिखिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो पेन और कॉपी ले लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। तो आपको फर्स्ट हेडिंग डालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसके डिफिनेशन पर ना जा करके मैं डायरेक्ट यहाँ पर जीरो ऑर्डर लिखूंगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से अगर सवाल आता है तो इसकी 90% ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। 10% को अगर एक्स्ट्रा में हटा दे तब वहाँ से हो सकता है कि सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर से कभी कभी सवाल पूछता है, वो भी कंपटीशन में। अगर बोर्ड की बात की जाए तो बोर्ड में हमेशा सवाल पूछेगा, या तो जीरो ऑर्डर से पूछेगा, नहीं तो फर्स्ट ऑर्डर से पूछेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब मान लेते हैं कि कोई रिएक्टेंट होगा ए, जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ए गिव्स प्रोडक्ट। अब यहाँ पर रिएक्टेंट के केवल एक मॉलिक्यूल को इस्तेमाल किया गया है, एन भी हो सकता है। अगर एन होगा तो क्या होगा, इसको भी बताया जाएगा। जब टाइम जीरो होगा तब इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं कि ए नॉट है, तब इस समय इसका प्रोडक्ट होगा जीरो। इट इज़ ऑब्वियस मैटर, सोचने वाली बात है। अगर टाइम का मान जीरो है तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, मतलब कि जब रिएक्शन को एकदम जीरो टाइम पर देखा जाएगा तो उस वक्त प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं बना होगा। तो यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन 100% है और प्रोडक्ट की तरफ है 0%। अब बात करते हैं एट टी। तो मान लेते हैं कि टी बराबर टी पर इनिशियल कंसंट्रेशन ए हो गया, तो प्रोडक्ट कितना बना होगा, तो प्रोडक्ट बनेगा ए नॉट माइनस ए। ऐसे आप इमेजिन कीजिए। अब मान लेते हैं कि हम लोग 100 ग्राम चावल लेकर बैठे खाने के लिए। अब जब टाइम बराबर जीरो होगा, मतलब कि जब हम लोग खाना स्टार्ट नहीं किए होंगे, अगर उस वक्त देखा जाएगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब कि थाली में चावल 100 ग्राम ही रहेगा और प्रोडक्ट यानी कि उसमें से चावल की कितनी कमी हो गई, तो जीरो। अगर थाली में 30 समय के बाद 40 ग्राम चावल बचा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि 60 ग्राम चावल खा लिए, तो 100 माइनस 40 बराबर 60। तो इसी बात को यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। टी बराबर जीरो पर मान लेते हैं कि रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, तो प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा जीरो। और टी बराबर टी पर मान लेते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ए है, तो इसका हो जाएगा ए नॉट माइनस ए। अब इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ए नॉट को कहा जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरुआत का कंसंट्रेशन है इसलिए इसको कहा जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए को कहा जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन। किसका है, दोनों रिएक्टेंट का, इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का। अब चूंकि शुरू से हमको पता है कि हम ये वाला जो चीज़ है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए करने वाले हैं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन का मान जीरो, एन मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर रिएक्शन है जीरो ऑर्डर का तो एन बराबर हो जाएगा जीरो। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इसका जो ROR होगा यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन होगा माइनस DA/dt के बराबर होगा, समीकरण 1। उसी प्रकार से इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा K और इनिशियल कंसंट्रेशन और इसका पावर हो जाएगा जीरो। कारण क्या है कि ऑर्डर है इसका जीरो। अगर इसका फर्स्ट ऑर्डर होता तो यहाँ पर लिखते 1, अगर सेकंड ऑर्डर होता तो यहाँ पर लिखते 2, अगर nth ऑर्डर होता तो यहाँ पर लिखते 3, मतलब जितना भी ऑर्डर होता है यहाँ पर लिखा जाता है। तो ऑलमोस्ट ये K के बराबर ही होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर अगर जीरो लेते हैं एक्सेप्ट जीरो तो उसका मान आता है 1। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, LHS बराबर है, RHS भी बराबर होगा। तो इक्वालिटी से हम कह सकते हैं कि माइनस DA/dt बराबर K, यानी कि DA बराबर हो जाएगा माइनस KDT। अब दोनों तरफ आपको इंटीग्रेशन लगाना है। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा DA इंटीग्रेशन माइनस के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा dt। अगर LHS में देखा जाए तो LHS साइड में
इनिशियल कंसंट्रेशन वो भी रिएक्टेंट का ए नॉट होगा, क्योंकि यहाँ पर ए नॉट लिखा हुआ है, देख सकते हैं ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा ए नॉट और टाइम हो जाएगा 0। मतलब इसको ऐसे देखा जाता है, जब टाइम 0 है तो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, जब टाइम टी हो गया तो रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन ए हो गया। क्योंकि इस साइड में वेरिएबल वाला पार्ट है कंसंट्रेशन, वो भी रिएक्टेंट का, और इधर साइड है टाइम। तो फिर से आप समझिए, एक बार इसमें लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे और एक बार इसमें अपर लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो जब टाइम का मान 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट था, जब टाइम का मान टी हो गया तो फाइनल कंसंट्रेशन हो गया ए, मतलब कि प्रोडक्ट बन गया ए नॉट माइनस ए। तो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो आइए, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx का मान होता है x, तो उसी प्रकार से इंटीग्रेशन dA का मान हो जाएगा a, लोअर लिमिट का मान है a नॉट, अपर लिमिट का मान है a, बराबर माइनस के dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और लोअर लिमिट का मान है 0, अपर लिमिट का मान है t। तो इस a के जगह पर एक बार a को पुट करेंगे, माइनस इस a के जगह पर एक बार a नॉट को पुट करेंगे, बराबर माइनस के, और t के जगह पर एक बार t को पुट करेंगे, माइनस t के जगह पर एक बार 0 को पुट करेंगे। तो a माइनस ए नॉट बराबर हो जाएगा माइनस के टी, यानी कि यहाँ से a बराबर ए नॉट माइनस के टी हो जाएगा। आई थिंक यही होगा, a बराबर ए नॉट माइनस के टी, a बराबर ए नॉट, अगर RHS में आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस के टी पहले से है, और इसी को कहा जाता है जनरल एक्सप्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मुझे उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। अगर इस डेरिवेशन से आप बोर्ड में लिखते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर श्योर है, क्योंकि इसी को बात को पूछा जाता है बराबर ए नॉट माइनस के टी। अब कुछ लोग आपको के बराबर एक्स बाई टी से बताया होगा, क्योंकि अलग अलग टीचर्स को जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो कुछ लोग के बराबर एक्स बाई टी बताते हैं, एक्स बराबर के बाई टी बताते हैं, और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ए बराबर ए नॉट माइनस के टी। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, मैं अभी तुरंत उस पर आता हूँ कि के बराबर एक्स बटा टी कैसे आता है। तो चलिए फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को देखते हैं। देखिए, आपको शुरू से बता दिया गया है कि जब टाइम का मान 0 था तो उस वक्त इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ए नॉट था और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 था। जब टाइम का मान t हुआ तो रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन a हो गया और प्रोडक्ट वहां पर बन गया ए नॉट माइनस ए। अब ए नॉट माइनस ए को हम x बोल रहे हैं। x का मतलब होता है कितना प्रोडक्ट बना, बस एकदम सिंपल सा बात है। x का मतलब होता है कि कितना प्रोडक्ट बना, और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है या जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का, जिसको हम लोग इस लैंग्वेज में बताते हैं कि जिस हिसाब से इनिशियल कंसंट्रेशन खत्म होगा या जिस हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, उसका जो रेट होता है उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर ए नॉट माइनस ए को x कहा गया है तो इसका मतलब हो गया कि प्रोडक्ट हमारा x हो गया। तो अब कहीं पर अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखना है तो उसको x लिखा जाएगा। अब हम अभी अभी ड्राइव किए हैं कि a बराबर ए नॉट माइनस के टी होता है। तो अगर के टी को हम इस साइड लाते हैं तो के टी बराबर हो जाएगा ए नॉट माइनस ए। अब आप देख सकते हैं कि ए नॉट माइनस ए कुछ और नहीं है जबकि प्रोडक्ट है, तो के टी बराबर हो जाएगा x, और यहाँ से हो जाएगा k बराबर x बटा टी। तो कुछ टीचर लोग ऐसे भी बताते हैं k बराबर x बाई टी, कुछ लोग a बराबर ए नॉट माइनस के टी बताता है, लेकिन मैं आपको दोनों रिकमेंड करूंगा कि आप a बराबर ए नॉट माइनस के टी इसको भी आप याद कीजिए, आप इसको भी याद कीजिए k बराबर x बाई टी। अब इसको और इसको याद करने से क्या क्या फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा होगा आपको ग्राफ बनाने में। जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ बनता है तो उसमें दो तरीका का ग्राफ बनता है और उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन ग्राफ सही है कौन ग्राफ गलत है। तो जो दो तरीके का ग्राफ बनता है, एक ग्राफ बनता है के टी बराबर एक्स इसके हिसाब से, और एक ग्राफ बनता है ए बराबर ए नॉट माइनस के टी से। तो चूंकि हम जानते हैं कि y बराबर एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है, जिसमें y हो गया y एक्सिस, x हो गया x एक्सिस, और c हो गया y इंटरसेप्ट, और m को कहा जाता है स्लोप।
अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ बनता है ऐसे, अगर स्लोप निगेटिव है तो ग्राफ बनता है ऐसे। यानी कि अगर थीटा का मान अगर 0 से ज़्यादा 90 से कम होगा तब ग्राफ बनेगा विथ पॉजिटिव स्लोप, अगर 90 से ज़्यादा होगा तब ग्राफ बनेगा विथ नेगेटिव स्लोप, और 90 डिग्री पर ग्राफ का जो स्लोप होता है वो नॉट डिफाइन होता है, बिकॉज tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। तो आइए हम ग्राफ बनाते हैं एक बार। a बराबर a0 माइनस के टी, तो a बराबर a0 माइनस के टी है। अब इसको हम y बराबर mx प्लस c से इक्वेट करते हैं, तो y बराबर हो जाएगा c प्लस mx, यानी कि y बराबर आ जाएगा a और c के जगह पर आ जाएगा a0 और t के जगह पर आ जाएगा x और m बराबर हो जाएगा माइनस के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ किसके और किसके बीच में बनाया जाए, तो a वर्सेस x के बीच में ग्राफ बनाया जाए, a वर्सेस x, ठीक है। a वर्सेस x के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए तो यहाँ से जो स्लोप होगा वो निगेटिव है, अगर पॉजिटिव स्लोप होता तो ग्राफ ऐसे बनता, लेकिन स्लोप निगेटिव है तो ग्राफ ऐसे बनेगा। और ये जो y इंटरसेप्ट है इसको कहा जाएगा a0, और मान लेते हैं कि इस एंगल का मान थीटा है। तो चूंकि ये जो थीटा बना हुआ है ये एक ऑप्टस एंगल है, और हम जानते हैं कि स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। अब चूंकि थीटा का मान अगर 90 रख दीजिएगा तो tan 90 हो जाएगा, और tan 90 इज नॉट डिफाइन। तो अगर जैसे ही हम 90 से ज़्यादा जाते हैं तो हम आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 0 से 90, सेकंड में होता है 90 से 180, थर्ड में होगा 180 से 270 और फोर्थ में होगा 270 से 360। सब डिग्री में लिखा हुआ है एंगल सब। अब यहाँ से देखिए इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें होता है साइन पॉजिटिव, इसमें होता है tan पॉजिटिव और इसमें होता है cos पॉजिटिव, ऑल साइन tan cos। अब अगर साइन पॉजिटिव है तो इट इज ऑब्वियस मैटर cosec भी पॉजिटिव होगा, अगर tan पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव होगा, अगर cos पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे जितने भी वैल्यूज होंगे सब के सब पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होगा। तो चूंकि अगर ये एंगल ऐसे रहता तो इसको 90 कहा जाता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है कि एंगल का वैल्यू है थीटा जो कि 90 से ज़्यादा है, और इसको कहा जाता है इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल। अगर इंक्लाइनेशन आपको लेना है तो पॉजिटिव x की तरफ जाया जाता है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइएगा तो एंगल का वैल्यू नेगेटिव होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाइएगा तो एंगल का वैल्यू हो जाता है पॉजिटिव। तो यहाँ से 90 प्लस मतलब कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, इसीलिए इस स्लोप का वैल्यू निगेटिव है। तो इस बात को आप समझिए, अगर स्लोप का वैल्यू माइनस में होगा तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, अगर स्लोप का वैल्यू प्लस में होगा तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। तो एक ग्राफ ऐसे भी बनता है अगर a0 और t के बीच में ग्राफ बनाया जाए तब। आई थिंक यहाँ पर x के जगह पर t है, यहाँ पर t है, मतलब कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का वो भी कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ बनेगा ऐसे। अब ये देखा जाता है कि कभी कभी ग्राफ ओरिजिन से पास करते हुए जाता है, तो जो ग्राफ ओरिजिन से पास करते हुए जाता है वो एक्चुअल में y बराबर mx का ग्राफ होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट जिससी मतलब होता है y इंटरसेप्ट, अगर y इंटरसेप्ट का वैल्यू 0 हो जाता है तो कोई भी ग्राफ ओरिजिन से ही पास करेगा। तो पहले आप इस ग्राफ को बना लीजिए, इसके बाद एक और जो ग्राफ बनता है उसको भी बताया जाएगा। चलिए अभी हमने a बराबर a0 माइनस के टी का ग्राफ देखा है जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का था, उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम के वर्सेस ग्राफ बनाया गया था जिसमें स्लोप निगेटिव आया था और स्लोप का वैल्यू आई थिंक -k था। निगेटिव स्लोप का मतलब होता है कि इंक्लाइनेशन जो होता है वो 90 से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए अब फिर बात करते हैं दूसरा ग्राफ का, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कोई सिंगल तरीका से नहीं बनाया जाता है, वहाँ पर ग्राफ बनाया जाता है दो तरीक़ा से। एक बार a बराबर a0 माइनस के टी को और एक बार y बराबर mx जो कि के टी बराबर x पर लागू होता है। क्योंकि a बराबर a0 माइनस के टी है, इसका ग्राफ डन हो चुका है। अब हम देखेंगे आई थिंक के टी बराबर x था, के टी बराबर x, जहाँ पर x कुछ और नहीं है,
x बराबर है ए नॉट माइनस ए। अब जितना भी हो x कुछ और नहीं है, प्रोडक्ट है। पहले ग्राफ बनाया गया था कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाएगा तो ग्राफ बनेगा ऐसे। यहां पर अगर लिख देना है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और टाइम, तो ग्राफ बनेगा ऐसे विथ नेगेटिव स्लोप। अभी ग्राफ को बना करके दिखाया गया है। यहाँ पर स्लोप का वैल्यू आया था माइनस के। अगर इस एंगल का मान थीटा है तो ये माइनस के कुछ और नहीं होगा, tan थीटा के बराबर होगा। अब देखिए, अब हमको जानते हैं कि x बराबर kt होता है और y बराबर nx प्लस c होता है। अब यहाँ पर c का वैल्यू आ गया 0 और x ए नॉट माइनस ए के बराबर है, ए नॉट माइनस ए, और यहाँ पर स्लोप का वैल्यू आ गया m और x एक्सिस पर रहेगा टाइम। तो चलिए ग्राफ को बनाते हैं। यहाँ पर रहेगा टाइम और यहाँ पर रहेगा x जो कि ए नॉट माइनस ए है। अगर इस ए नॉट माइनस ए को प्रोडक्ट कहेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो अब ग्राफ बनाया जा रहा है प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का। जब भी y बराबर एम एक्स प्लस सी में c का मान 0 आ जाता है, मतलब अगर y इंटरसेप्ट का मान 0 आ जाता है तो वह ग्राफ श्योरली ओरिजिन से पास करता है। यह ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, कारण क्या है कि इसमें c यानी कि y इंटरसेप्ट का वैल्यू कुछ दिया हुआ है सवाल में, लेकिन यहाँ पर c जिसको y इंटरसेप्ट कहा जाता है, y इंटरसेप्ट का वैल्यू आ गया 0, इसलिए यह ग्राफ पास करेगा ओरिजिन से। तो मान लेते हैं कि यह एंगल थीटा है, तो यहाँ से देखिए स्लोप जो कि m का वैल्यू है k और जो स्लोप होता है उसका वैल्यू tan थीटा होता है। तो m बराबर k बराबर tan थीटा। तो दोनों ग्राफ के बीच में बहुत अंतर है। अगर रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ बना देगा तो वैसे ग्राफ बनाना है विथ नेगेटिव स्लोप। अगर प्रोडक्ट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है तो ऐसे बनेगा विथ पॉजिटिव स्लोप। अगर आप इस चीज को आप याद कर लेते हैं कि अगर रिएक्टेंट निगेटिव है तो इसका स्लोप होगा निगेटिव। अगर प्रोडक्ट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है तो इसका स्लोप होगा पॉजिटिव। तो आप कभी नहीं कंफ्यूज होइएगा। अक्सर मैंने इस चीज को देखा है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कौन है, ये वाला है कि ये वाला है। तो मैं यहाँ पर बताया आपको कि दोनों ग्राफ है जीरो ऑर्डर का। सवाल किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है और बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिएगा। मैं इसीलिए यहाँ पर बार बार फोकस कर रहा हूँ। बिहार बोर्ड इस चीज़ को पूछ चुका है। बिहार बोर्ड एक बार इस पर भी सवाल पूछा हुआ है, एक बार इस पर भी सवाल पूछा हुआ है। अगर आप y बराबर एम एक्स प्लस सी के बारे में जानते हैं तो ग्राफ बनाना पॉसिबल है, वरना रटने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी ग्राफ पढ़िए, इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा ग्राफ नहीं आता है। तो आई थिंक आपने देख लिया हुआ ग्राफ इन सभी चीज़ों के बारे में। चलिए बात करते हैं हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कैसे लिखा जाता है इस चीज़ के बारे में देखना है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि हाफ लाइफ क्या होता है। तो वैसा टाइम जिसमें आधा कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है उसको कहा जाता है हाफ लाइफ। जैसे कि 100 ग्राम अगर कोई चीज़ खाने के लिए बैठे हैं, चावल ही मान ले जाते हैं, अगर 50 ग्राम खा लिए तो 50 ग्राम बच गया, 50 ग्राम बच गया मतलब 50 ग्राम खा लिए। तो आधा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का खत्म हो गया, इसका मतलब कि प्रोडक्ट का आधा कंसंट्रेशन बन गया। तो रिएक्टेंट के आधे कंसंट्रेशन को खत्म होने में या प्रोडक्ट के आधे कंसंट्रेशन को बनने में जितना समय लगता है उसी को कहा जाता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को टी हाफ से डिनोट करते हैं। अब चलिए अब हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो चूंकि हम जानते हैं कि ए बराबर ए नॉट माइनस के टी होता है। अब ए का मतलब था फाइनल कंसंट्रेशन और ए नॉट का मतलब था इनिशियल कंसंट्रेशन। तो रिएक्शन में जब देखा गया कि ए गिब्स प्रोडक्ट था तो यहाँ पर टी बराबर 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन था ए नॉट और टी बराबर 0 पर प्रोडक्ट था 0। अब जब t बराबर t नहीं, t बराबर t हाफ हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर हमको हाफ लाइफ के बारे में बात करना होगा। अगर t बराबर t हाफ हो गया तो इसका कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा तो प्रोडक्ट भी बन जाएगा आधा। यानी कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है ए नॉट बटा 2 और इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है माइनस के और t के जगह पर आ जाएगा हाफ। तो अगर आप के t हाफ लिखिएगा बराबर ए नॉट माइनस ए नॉट बटा 2 हो जाएगा। तो के हो गया, टी हाफ हो गया, ए नॉट में से ए नॉट बटा 2 घटेगा तो बचेगा कितना, ए नॉट बटा 2।
अब A0/2 आ गया और यही हो गया हमारा आंसर। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि T½ इज नथिंग बट A0 डिवाइडेड बाई 2K। A0 का मतलब हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और K का मतलब हो जाएगा रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और T½ को कभी कभी T50% भी कहा जाता है या कभी कभी T.5 भी कह दिया जाएगा। और T½ तो जनरल नोटेशन है ही, तो अलग अलग राइटर लोग इसको अलग अलग सेंस में यूज करते हैं। कभी कभी T50% लिखा जाता है, तो कभी कभी T.5 लिखा जाता है, तो कभी कभी T½ लिखा जाता है। तो अब से याद रखना है कि T½ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। K और 2 तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T½ का जो मान होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस चीज़ को कहते हैं T½। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है वीडियो को बैक कीजिए, बार बार देखिए इसको। तो मुझे उम्मीद है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जितनी भी जानकारियाँ दी गई है आपको समझ में आया होगा। तो एक बात आपको याद रखना है, ऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर always occurred in presence of sunlight, यानी कि HNu। अगर सनलाइट है तो वहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि सवाल में कुछ लिख दिया जाता है तो पता नहीं चलता है कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है कि फर्स्ट ऑर्डर का है, तो वहाँ पर आपको HNu लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे कि खुद फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन है, ये खुद जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं? तो वैसा रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट के एक भी मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करता है उसको कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है उसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है उसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पर जितना निर्भर करेगा उसको उतना ऑर्डर कर दिया जाएगा। अगर रिएक्टेंट के एक भी मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करता है तो जीरो ऑर्डर। अगर केवल और केवल एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है तो उसको फर्स्ट ऑर्डर। अगर 2 पर करता है तो उसको सेकंड ऑर्डर, 3 पर फोर्थ से थर्ड ऑर्डर, 4 पर फोर्थ ऑर्डर, n पर nth ऑर्डर। अब देखिए इसमें जो रेट कांस्टेंट होता है ना उसका ऐसा यूनिट बोर्ड में बार बार पूछता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ROR होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इज नथिंग बट dx/dt। x अभी आपको बताया है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो चूंकि कोई भी कंसंट्रेशन हो, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसका ऐसा यूनिट होता है मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर है, बट्टा में टाइम है, तो इसका हो गया मोल पर लीटर पर टाइम। यानी कि अगर SI में देखा जाए तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो अगर हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तो इसमें आप सबसे पहले लिखिएगा KT बराबर x और यहाँ से K बराबर लिखिएगा x/T और x जो कि प्रोडक्ट है इसके जगह पर रखिएगा मोल पर लीटर और पर टाइम। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऐसा यूनिट है वही ऐसा यूनिट आ जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कांस्टेंट का। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर समय महीना में दिया है तो मोल पर लीटर पर महीना, अगर समय घंटा में है तो मोल पर लीटर पर घंटा, अगर समय साल में है तो मोल पर लीटर पर साल, अगर समय सप्ताह में है तो मोल पर लीटर पर सप्ताह। जिसमें भी समय देगा उस चीज़ को यहाँ पर लगाना है। अब इसका एक ट्रिक आपको देखना है, शॉर्टकट ट्रिक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमसे पूछा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का ऐसा यूनिट बताइए। हम जानते थे कि KT बराबर 100 होता है, लेकिन अगर पूछ दिया कि फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का ऐसा यूनिट बताइए, तब वहाँ पर हम क्या करेंगे? फिफ्थ ऑर्डर का रिएक्शन तो हमको इक्वेशन तो पता नहीं है, तो वहाँ पर तो हम फंस जाएंगे। तो उस चीज़ के लिए इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। मोल के पावर 1 - n इंटू लीटर के पावर n - 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब n बराबर होता है ऑर्डर। जिस भी ऑर्डर का पूछेगा उस ऑर्डर को वहाँ पर चिपका दीजिए। अब मान लेते हैं कि हमसे पूछा गया है कि आप जीरो ऑर्डर का बताइए, तो हम n बराबर रखेंगे 0, तो यहाँ पर लिखेंगे मोल के पावर 1 - 0 इंटू में लीटर
के पावर 0 - 1 और यहाँ पर लिखेंगे सेकंड इन्वर्स, तो हो जाएगा मोल लीटर के पावर -1 और सेकंड इन्वर्स यानी कि मोल पर लीटर पर सेकंड, और दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आई थिंक यू हैव कैपेबल टू अंडरस्टैंडिंग ऑल द वीडियोज अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जितने भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी सबको देखेंगे। तो अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन से डर लगता है तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको इसके बाद कभी भी डर नहीं लगने वाला है। पूरा कंप्लीट जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसमें बताया गया है A to Z। सबसे बड़ा बात होता है इसमें ड्राइवेशन में अक्सर बच्चे फंसते हैं, तो थोड़ा बहुत मैथ्स अप्लाई कीजिए, केमिस्ट्री तो ईजी हो जाएगा। तो चलिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक ऑल द बेस्ट।